Hello, my dear friends. How are you all? I hope you all are fun and following. Now I'm coming back with taking this one video. This video is very helpful for only IGNU student. IGNU Indira Gandhi National University BHIC code. If you have 131 subjects, so this video is very helpful for you. This video is फॉर फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए है ये वीडियो। और यहाँ पे हम बात करेंगे इग्नू BHIC 131 के बारे में, ठीक है ना। बीए प्रोग्राम बैचलर ऑफ आर्ट्स के बारे में हम बात करेंगे और BHIC 131 जो कि आपका कोड है हिस्ट्री का। तो हम इसमें पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ अर्लियर अप टू 300 सेंचुरी। क्लियर हो गया? ये कोड देखते ही आपको पता चल गया हो कि हाँ ये हिस्ट्री के ऊपर हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। ओके, बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो लेट मी टेल यू, please join our telegram group, link in a description box. So there we can find all the PDFs, all the notes and all the videos update. Okay, so now let's start the video. यहाँ पे हम लोग यूनिट नंबर 4 कवर करने वाले हैं। बाकी इससे पहले हमने ऑलरेडी यूनिट 1 2 3 कंप्लीट करवा दिया है। अब जो है हम यूनिट नंबर 4 के ऊपर बात करने वाले हैं। क्योंकि देखो बच्चों, इस बार आपको इग्नू के सिलेबस के अनुसार फर्स्ट सेमेस्टर में जो पढ़ना है आपका फर्स्ट ईयर में हिस्ट्री पढ़ना है, ठीक है ना। हिस्ट्री BHIC 131 जिसमें आपको हिस्ट्री ऑफ अर्लियर अप टू 300 सेंचुरी, शुरुआत से लेकर के 300 सदी तक का इतिहास आपको पढ़ना है। बी वेरी क्लियर, नहीं कि आप पूरा प्राचीन इतिहास पढ़ोगे कि हमने शुरुआत से अपने इतिहास को कहाँ से पहचानना शुरू किया था। गॉट इट माई पॉइंट? ठीक है, तो वही है। अब यूनिट नंबर 1 हमने देखा था कि यूनिट नंबर 1 साक्ष्यों से रिलेटेड था। किस किस तरीके के स्रोत, किस किस तरीके के सोर्सेज हमारे इतिहास में आए हैं जिनके द्वारा हमें चीज़ों के बारे में पता चला है। ठीक, ये देखा था आपने। फिर दूसरे में आपने ये देखा था, ये वाला जो आप दूसरी यूनिट में आपने बहुत ही अच्छे से पढ़ा था कि जो पुरातात्विक स्थल होते हैं वो हमारे लिए ज़रूरी क्यों होते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। एंड यूनिट नंबर 3 में हमने भारत का जो इतिहास है उसके अंदर जो उसकी प्राकृतिक विशेषता है, जैसे कि उत्तर के साइड आप देखोगे, ऊपर की साइड तो हिमालय पर्वत है, दक्षिण साइड में हिंद महासागर है, और पूर्व साइड में ये बंगाल की खाड़ी है, और पश्चिम साइड में जो है यहाँ पर रेगिस्तान वगैरह है ना। तो ये जो इतनी बड़ी प्राकृतिक रूप से जो विशेषता निकालती है वो किस तरीके से भारत को इतिहास को प्रभावित करती है, ये यूनिट नंबर 3 में पढ़ा था। नाउ यूनिट नंबर 4 में जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है क्या कहते हैं कि भारतीय इतिहास की प्राकृतिक विशेषता, गठन व लक्ष्य। ठीक है, सॉरी बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ये आपके यूनिट नंबर 3 का नाम है, सॉरी। ठीक है, ये इसके लिए आप इसको कट कर लीजिएगा, इसको कट कर लीजिएगा। और इस यूनिट नंबर 4 का नाम है शिकारी संग्रहक। ठीक है, इसको आप सही से लिख लीजिएगा, शिकारी संग्रहक कृषि और पशुपालन। यानी कि यूनिट नंबर 4 में आप देखोगे कि जो इतिहास के लोग थे वो किस तरीके से अपना कृषि पशुपालन ये सारी चीज़ें करते, यानी कि जीवन यापन कैसे करते थे। दैट्स ऑल द पॉइंट। ठीक, तो इसको आप कट कर लीजिएगा, ये गलत है, ये हो गया होगा थोड़ा सा मिस्टेक। बाकी इस यूनिट नंबर 4 का नाम है शिकारी संग्रहक कृषि पशुपालन का आरंभ। ठीक है, कृषि पशुपालन का आरंभ। तो देखिए, इतिहास में मिले कुछ साक्ष्यों द्वारा हमें पता चला है कि वह प्राचीन काल में लोगों द्वारा शिकार भी किया जाता था। शिकार करने के लिए वह पत्थर के औजारों का प्रयोग करते थे और उन औजारों को उनके प्रकार तथा कार्य के अनुसार मध्य पाषाण्य, पुरापाषाण्य आदि वर्गों में विभाजित किया गया। पाषाण्य क्यों बोला गया? पाषाण्य का मतलब होता है पत्थर। समझ आया? पहले के लोग क्या करते थे, जब आदि मानव थे, आदि मानव को नहीं पता था किस तरीके से रहा जाता है, तो एकदम से तो ऐसा नहीं कि उन्होंने पहचान लिया हो कि हाँ लोहे का इस्तेमाल क्यों करना है, तांबे का इस्तेमाल क्यों करना है, सोने का इस्तेमाल क्यों करना है, चांदी का इस्तेमाल क्यों करना है, नहीं पता था। पहले क्या था, वो उन लोगों ने पत्थर को पहचानना शुरू किया, और जब पत्थर को उन्होंने पहचाना तो पत्थरों का उपयोग अलग अलग चीज़ों के लिए किया, औजार के रूप में किया। पत्थर से वो लोग आग लगाते थे। ठीक है, तो उन्हीं पत्थर के अलग अलग युग को पुरातत्वविदों ने 3 काल में बांटा है, जिसे पाषाण्य काल बोला है। इसी को हम बहुत विस्तार से पढ़ेंगे। अब समझ आ गया होगा कि मैंने क्या बोला। ठीक है, तो इन कालों में वर्गीकृत किया हुआ है। पशुओं के अवशेषों के अध्ययन से इस बात की जानकारी मिली है कि प्राग ऐतिहासिक काल यानी कि पुराना ऐतिहासिक काल में, प्राग ऐतिहासिक यानी कि प्राचीन, प्राग ऐतिहासिक, प्राग निकला है प्राचीन से, तो प्राचीन काल में उनका किस प्रकार का उपयोग किया जाता था। पत्थर पर की गई खुदाई, चित्रकार से भी प्रागैतिहासिक काल के लोगों की अर्थव्यवस्था और समाज का पता चलता है। ठीक है,
अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखिए, भारत को जो इतिहास है, पूरा इतिहास है, उसको 3 काल में बाँटा गया है। यानी कि भारत के इतिहास, भारत धीरे धीरे आज तक, आज के युग में कैसे आया, उसको हम 3 टाइम पीरियड में बांटते हैं। सबसे पुराने वाले को बोलते हैं प्रागैतिहासिक यानी कि प्राचीन काल, दूसरे वाले को बोलते हैं अर्ध ऐतिहासिक यानी कि प्रागैतिहासिक के बाद का काल, ठीक है, और अर्ध ऐतिहासिक के बाद आया ऐतिहासिक काल, ठीक है, जिसे कहते हैं हिस्टोरिकल पीरियड, एंड दिस इज मॉडर्न हिस्ट्री, जिसको हम ये भी कह सकते हैं। क्लियर हो गया ये पॉइंट। अब मेन बात क्या थी, इन तीनों को क्रिटिसाइज, इन तीनों को अलग अलग करने का, डिफरेंशिएशन देने का पीछे का सिर्फ एक ही लॉजिक था कि प्रागैतिहासिक काल के समय जो भी हमें साक्ष्य मिले उसको हम पढ़ नहीं पाए। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पे हड़प्पा की लिपि लिख सकते हो, वो आज भी नहीं पढ़ पाए हैं, लिखित है, हमें मिला लेकिन हम पढ़ नहीं पाए। दूसरे में आप लिख सकते हो कि, ठीक है, तो इन्हें लिखी के मतलब जो वहाँ से साक्ष्य मिले, लिखित साक्ष्यों के आधार पर ही इनको डिफरेंशिएशन दिया गया। तो प्रागैतिहासिक काल में हमें कोई भी लिखित साक्ष्य ही नहीं मिला। अर्ध ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य मिला परंतु उसको पढ़ा नहीं गया, जिसका मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया हड़प्पा सभ्यता का, ठीक। और उसके बाद जब ऐतिहासिक काल आया तो धीरे धीरे लोगों ने इतनी उन्नति की कि वो लिख भी सकते थे और वो आज के टाइम पे पढ़ भी पा रहे हैं, यानी कि अलग अलग भाषा का वहाँ पे प्रचलन हो गया था। प्रागैतिहासिक काल को ही आगे चल के 3 और भागों में बांटा गया है, जिसे बोला गया पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण, जिसको हम आज की इस वीडियो में बहुत कंप्लीटली तरीके से समझेंगे और इसी वीडियो में यूनिट नंबर 4 आपका कवर हो जाएगा, ठीक। अर्ध ऐतिहासिक काल में आप देखोगे तो हड़प्पा सभ्यता का विकसित हुआ और वैदिक सभ्यता आई। वैदिक सभ्यता आई तो समाज में एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन आया, नए नए वेद आए, नए नए धर्म आए, नए रूल आए, नए रेगुलेशंस आए, ठीक है, ये वेदों के द्वारा आया गया। ऐतिहासिक काल में को 3 भागों में बांटा गया, प्राचीन इतिहास, मध्य कालीन इतिहास और आधुनिक भारत इतिहास। आधुनिक भारत में आप देखोगे तो ये सारी चीज़, आधुनिक भारत में आपको ब्रिटिश के द्वारा जितनी भी चीज़ें की गई थी, ब्रिटिश के द्वारा हमारे भारत में किस तरीके, गांधी, नेहरू, इन सब के बीच के बारे में आपको आधुनिक भारत में पढ़ने को मिलता है। मध्यकालीन में आप देखोगे तो 1957 का जो युद्ध हुआ था वो। प्राचीन इतिहास में देखोगे तो वैदिक सभ्यता के बाद किस तरीके से भारत में क्या क्या परिवर्तन आया वो आपको पढ़ना पड़ेगा। बौद्ध, जैन धर्म, जैन, ये सारे बौद्ध धर्म, जैन जो विकसित हुए इसके बारे में, ठीक। अब देखो बहुत डिटेल में हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है ये प्रागैतिहासिक काल को, जहाँ पे हमें कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिला। तो जब लिखित साक्ष्य नहीं मिला तो हमें कैसे पता चला वहाँ के लोगों के बारे में, तो उसको आगे चल के 3 चीज़ों में बांटा गया है। सबसे पहला है पैरेलिथिक पीरियड यानी कि पुरापाषाण काल। पुरा यानी कि पुराना, पाषाण यानी कि पत्थर, और काल मतलब कि चरण, ठीक है, पुराने पत्थरों का चरण। गॉट इट माय पॉइंट। आखिरकार इसमें था क्या, तो सबसे मेन पॉइंट आप इसको में ले लिख सकते हो कि यहाँ पर जो था, यहाँ पे आखेटक और खाद और संग्रह काल का खोज किया गया था। यानी कि आखेटक, उस समय पे आखेटक थे और संग्रह काल यानी कि लोग अपना खाना पीने का गुजर बसर कर लेते थे कैसे न कैसे। इसकी खोज जो की थी वो की थी रॉबर्स ब्रॉसफुट 1863 में, ठीक है ना। कोई शारीरिक अवशेष प्राप्त नहीं हुआ इस काल में। शिकार में अपना भोजन करते थे, यानी शिकार करते थे, जानवरों को मार करके उस समय के लोग रहते थे, खाते थे। कच्चा मांस जैसे, ठीक है, कच्चा मांस वगैरह खाते थे, औजारों से उसको अनगढ़ करके खाते थे, और औजार किसके बने होते थे, पत्थर के बने होते थे, ठीक है। और अग्नि का आविष्कार हुआ, यानी कि अग्नि का आविष्कार, यहाँ ये कह सकते हो कि उस समय पे लोगों को अग्नि के बारे में बहुत अच्छे से नहीं पता था, लेकिन हाँ ये पता था कि अग्नि हो सकती है, ठीक है। तो ये पॉइंट यहाँ नहीं भी लिख सकते, लेकिन इसके पीछे मिथ है कि पुरापाषाण काल में अग्नि का आविष्कार हुआ था कि नहीं हुआ था, ठीक है। अग्नि का प्रयोग था और निवास स्थान उनका गुफा थे, यानी कि उस समय उनका कोई स्थायी स्थान नहीं था, गुफाओं में रहते थे वो लोग। हाथ की कुल्हाड़ी, उस समय पे सबसे प्राचीन पत्थर का औजार कौन सा था, हाथ की कुल्हाड़ी, ठीक है। उसके बाद आया मध्यपाषाण काल, जिसको बोला गया मेसोलिथिक पीरियड। अखेटक और पशुपालन, यहाँ पे क्या था, वहाँ पर संग्राहक था, यहाँ पे अखेटक और पशुपालन काल था यहाँ पर मेजर, ठीक, जिसके खोज करते थे जॉन एवास। पशुपालन की शुरुआत हुई, यानी कि अब उन्होंने जानवरों को मारने के साथ साथ अब उनको पालना भी शुरू कर दिया। अब पालने का मतलब ये है कि उनसे कुछ ना कुछ करवाना चाहते होंगे। खेती हो गई, गाय से खेती हो सकती है, बकरी से दूध निकल सकता है, गाय से दूध निकल सकता है, भैंस से दूध निकल सकता है, ये सब चीज़ें है ना, ठीक है। छोटे पत्थरों के बने औजार शुरू हुए, छोटे पत्थरों के औजार शुरू हुए, मतलब अब औजारों का पत्थर को इस तरीके से काटा जाता था कि उसको अलग अलग तरीके से हम यूज़ कर सकें।
पहली बार मानव अस्थि पंजर प्राप्त हुई और शिकार करते थे, जैसे मछली पकड़ना, और इन्हीं से उनकी खाद्य पूर्ति होती थी। यानी कि मत्स्य पालन जो था इसी समय पे शुरू हुआ। इसके बाद एक और आता है जिसको बोला गया है नियोलिथिक, यानी कि नवपाषाण काल, जिसमें सबसे मेजर पॉइंट आप लिख सकते हो कि इसमें खाद्य उत्पादक काल ही था। यानी कि यहाँ पे लोगों को पता चल गया था कि खाने लायक क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है। कृषि और पहिए का आविष्कार हुआ। अग्नि का प्रयोग यहाँ सीख लिया कि किस तरीके से अग्नि का प्रयोग करना है, क्यों करना है। पत्थर के पॉलिशदार, यहाँ इसको थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा, पॉलिशदार होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पत्थर के पॉलिशदार औजार जैसे जो है कुल्हाड़ी वगैरह यहाँ पर शुरू हुई। सबसे बड़ी बात क्या, तांबे का प्रयोग समझ आया कि तांबे का सर्वप्रथम प्रयोग क्यों किया जाता है। तो बर्तन वगैरह और भी अलग अलग चीज़ों में तांबे का प्रयोग हुआ। तांबे के सिक्के बने, मिट्टी के बर्तन हुए जैसे मृदभांड वगैरह हो गए, ठीक है। और पहली बार नवपाषाण काल में लोगों ने देखा कि यहाँ पर स्थायी जीवन है। क्यों है? क्योंकि कृषि आ गई थी, लोगों ने कृषि करना सीख लिया। क्योंकि आप देखोगे तो मध्य पाषाण काल में उन्होंने क्या शुरू कर दिया था, पशुपालन। पशुपालन के पीछे शुरू करने का मतलब ये है कि उनको दूध चाहिए था, उपजाऊ के लिए कृषि जानवर वगैरह चाहिए होते थे, तो उन्होंने कृषि शुरू की। अब कृषि शुरू की तो कृषि एकदम से तो नहीं होती कि हाँ भाई अभी 10 दिन में उन्होंने क्या कहते हैं बीज वगैरह बोए खेत में और वो अगले 15-20 दिन 1 महीने में हो गए, नहीं, उनको उपजने में टाइम लगता है। तो यहाँ से उन्होंने स्थायी जीवन जीना आदि मानवों ने शुरू कर दिया। समझ आ गया? तो यही था आपका यूनिट नंबर 4। आई होप सो कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर थोड़ी सी भी वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही हो और आपको क्लियर रहा हो पॉइंट, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि फर्स्ट ईयर वालों के एग्ज़ाम जून मंथ में है, सो प्लीज़ फर्स्टली मैं आपको एक कन्फर्म चीज़ बताती हूँ। जैसे ही हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा, हम उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ लाएंगे, जहाँ से आपको सारे ही आपके क्वेश्चंस को प्रिपेयर करने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा। सो बेस्ट ऑफ लक इन एडवांस फॉर योर एग्जाम्स, and if this video is very helpful for you, so please kindly share this video to others, to your friends, to others people. Otherwise, thanks to being and thanks for watching, and make sure please hit the bell icon. Thank you.